हेलो फ्रेंड्स, इंडिया के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं फैली राम। तो जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि अपन देखो सीसेट जो डिफ़िकल्टी बनती जा रही है वो लगभग आज मैं आपके सामने बैठा हूँ, तो उसका रिजल्ट भी यही है कि सीसेट ने कहीं ना कहीं मेरी प्रोग्रेस भी रोकी है। तो मैं फिर भी बताना चाह रहा हूँ कि जो मैंने गलतियाँ की है, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग वो गलतियाँ ना करो। तो अभी से स्टार्टिंग से अभी लगभग लगभग अपने पास 8-10 महीने बचे हैं। अभी से अपन करेंगे तो तभी अपना सी सेट में निकल पाएगा। फिर मैं बता रहा हूँ, अगर कोई भी ये सोच के रखा है कि आखिरी में 2-3 महीने पढ़ लेंगे उससे निकल जाएगा, मैं आपको एक बताता हूँ जो मेरा एक ट्रेंड रहा है सी सेट को लेके। देखो, जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट 2018 में दिया था, तो मैं बता रहा हूँ, देखो यूपीएससी की जो डिफ़िकल्टी जो लेवल बढ़ी है वो 2018 से बढ़ी है। उससे पहले का आप पेपर देखोगे, चाहे जीएस हो चाहे सी सेट हो, ठीक है। जो कट ऑफ अगर आप देख भी रहे हो ना, कट ऑफ जो डिक्रीज हो रही है 2018 से ही हो रही है, ठीक है। तो उसमें मैं आज रीजन बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो क्या था, 2018 जब मेरा पहला पेपर था उस टाइम, तो सीसेट मैंने कोचिंग भी किया था उस टाइम। तो मैं एक रीज़न बताता हूँ, कोचिंग बात वो नहीं होती, बात ये होती है कि आपका किस तरीके से वो है। तो मैं रेगुलर रहा उस टाइम, मैं हकीकत में बता रहा हूँ, मैंने लगभग दिसंबर की समथिंग कोचिंग ज्वाइन की थी। और यह शायद मेरा फरवरी या मार्च तक कंप्लीट हो गया, 4 महीने लगे थे मुझे। मैंने उसके अलावा कुछ ही काम नहीं किया। मैं उस टाइम क्या चार क्लास करता था, ऑप्शनल की क्लास करता था, जीएससी की क्लास करता था, मैं सीसेट क्लास में जाके बैठता था ओनली। तो उस साल ये था कि सीसेट पेपर बहुत डिफिकल्ट आया था, नया ट्रेंड उन्होंने पकड़ा था, कैच किया था। 2018 से उन्होंने ना सीसेट का यूज करते हुए एनिमिनेशन हटा दिया, मतलब कैसे बच्चों को डिस्क्वालीफाई करना है, नॉन सीरियस कैंडिडेट को। तो उन्होंने शुरुआत किया था 2018 से। और आप 2018 का पेपर देखोगे और उससे पहले जो सीसेट के पेपर देखोगे तो चीज़ों में बहुत ज़्यादा अंतर है। और अभी 2023 का देख रहे हो तो देख लो, वो एकदम टफेस्ट लेवल पे पहुंच रहे हैं अभी। तो मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं बता रहा हूँ कि मेरे साथ मैंने भी गलती की, मैं चाहता हूँ कि आप लोग गलती ना करो। तो 2018 के में मेरे 100 नंबर थे मेरे, ठीक है, सी सेट में 100 नंबर थे। और उसका रीजन देखना, ये 100 नंबर आए, मैंने क्या बोला कि बात है नहीं कोचिंग की, बात है नहीं रेगुलरिटी। ये चीज़ समझो कि मैं रेगुलर ट्यूशन सी सेट की ट्यूशन से जुड़ा रहता था, बस क्लास में जाके बैठता था। मैं अकेले बता रहा हूँ, मैंने रूम पे आके कुछ भी नहीं पढ़ा था उस टाइम। अब मैं, ये 2018 की बात है, ठीक है। 2019 की बात, मैंने साल भर कुछ भी नहीं, जो क्लास किया था वही था। आखिरी में मैंने शायद एक आध दो टेस्ट दिए थे बस, और कुछ ही नहीं। पेपर में ये हालात रहा कि बहुत बुरा हालात हुआ। 52 नंबर मेरे ऐसे आए थे, ठीक है, 52 या 53 की समथिंग मेरे नंबर थे। अब सोचो कि एकदम हाफ नंबर आना, इसका रीजन कोचिंग नहीं, कोचिंग तो मैं ऑलरेडी कर चुका था। रीजन है इसका कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस नहीं होना, साल भर टीचर के टच में नहीं रहना। तो ये सारी चीज़ें थी। फिर 2020 का जो अटेम्प्ट आता है, तो उस टाइम लॉकडाउन ये सारी चीज़ें चल रही थी। तो सी सेट पे मैंने बस लास्ट पेपर बना लिए थे, तो ठीक ठाक स्कोर भी जा रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। पर फिर मैं बता रहा हूँ, फिर मेरा वही था, आखिरी के शायद एक आध महीना मैंने पढ़ा था। मैं इतना श्योर था कि मैं 2019 में जब मेरा सी सेट नहीं हुआ, तो मुझे डर था कि अब की बार पता नहीं होना हो, तो मैंने 2020 पढ़ा। तो फिर वही हुआ। अब फिर बता रहा हूँ, सी सेट का लेवल, डिफिकल्टी लेवल भी बढ़ता जा रहा है। 2020 में और बढ़ा, तो उस टाइम भी बहुत सारे लोग, रवि सियाब खुद 2020 में फेल हुआ था। तो ये चीज़ समझो। तो मेरा भी फिर उस टाइम, मेरा जीएस उस टाइम क्वालिफाई था, मेरा कट ऑफ से 13 नंबर ज़्यादा थे, फिर मेरा 62 पॉइंट कुछ नंबर थे। मतलब जस्ट ओनली 2 क्वेश्चन से, 2 या 1 क्वेश्चन से मान के चलो 2.5 नंबर, मतलब 2 क्वेश्चनों को मान के चलो मोटा मोटा, ठीक है। तो मेरा 2 क्वेश्चनों से इस टाइम सी सेट क्वालिफाई नहीं हुआ। अब देखो, इस वाले अटेम्प्ट में मैंने बिल्कुल ही मेहनत नहीं किया था, तो इतने नंबर, जब मैंने इसमें थोड़ा बहुत मेहनत किया तो नंबर बढ़े, पर तो कट ऑफ पार नहीं हुआ। फिर बात आती है 2021 की। अब जब मुझे लगा कि 2 बार मेरा सीसेट ही नहीं क्लियर हुआ, तो मैं थोड़ा इस पे टाइम दिया। तो लगभग मैंने 2 महीने इस पे पढ़ा था। उस टाइम मैंने टेस्ट सीरीज भी दी थी इसकी कुछ कुछ। तो अब ये था कि विजन में मेरे 100 पार नंबर आ रहे थे, पर हकीकत ये हुआ कि 2021 में मेरे 82 पॉइंट कुछ ऐसे नंबर आए, ठीक है। तो सीसेट क्वालिफाई हुआ। डिफिकल्ट था उस टाइम भी, ठीक है। फिर 2022 में ऐसा हुआ कि आखिरी में मुझे लगा कि सीसेट तो अपना क्लियर हो गया। मतलब जब मुझे जब, अरे एक दिक्कत ये भी हो रही थी कि आजकल एक है ना, रिजल्ट एक आध दो दिन मतलब एक आध वीक पहले ऐसा ही देते हैं, तो उससे भी दिक्कत होती है। तो उस टाइम क्या होता है सर, एक आध दो दिन पहले ही आया था ये, मतलब 2022 वाला अटेम्प्ट से पहले। तो मैं सोचा कि मेरा तो सी सेट क्लियर हो रहा था, तो मैंने उस टाइम थोड़ा बहुत काम किया था, लास्ट पेपर देखे थे, शायद उसके 1-2 साल के पेपर मैंने नहीं बनाए थे। शायद मैं वो बना लेता, शायद हो सकता था मैं 2022 में भी निकल जाता। मेरे इसमें कट ऑफ
मेरा लगभग कट ऑफ से जनरल की कट ऑफ से मेरे 5 नंबर ज़्यादा थे, मतलब मेरे 93 नंबर थे जीएस में। इधर फिर मैं 55 नंबर ऐसे कुछ आए। तो ये टोटल मैं बता रहा हूँ कि 2018 से लेके मेरा देखो क्या प्रोग्रेस रही है, क्या डिक्रीज इस टाइप से रहा है। अब 2023 में अब की बार भी ऐसा ही यही हाल है कि लगभग एक या दो क्वेश्चन से फिर से मैं सीसेट में फेल हो रहा हूँ। तो मेरा कहने का मतलब है कि सीसेट को इजी मत लो, ठीक है। आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ, एटलीस्ट मैं 2 बार मेंस लिखता, 2020 और 2022, और हो सकता है 2023 में शायद मैं मेंस लिखता, मतलब कंफर्म नहीं बोल सकता मैं। हो सकता है जीएस में मैं शायद मैं फेल हुआ हूँ, वो तो रिजल्ट ही बताएगा फाइनली। परंतु मैं कह रहा हूँ कि देखो जो मेरी सारी प्रोग्रेस है, मतलब कहीं ना कहीं मुझे इतना कॉन्फिडेंस था कि 2020 वाले अटेम्प्ट को छोड़ के अगर मैं 21 या 22 इसमें एक आध बार भी मेंस लिखता तो शायद इंटरव्यू कॉल तक तो मैं पहुंचता। मैं फाइनल सिलेक्शन का तो नहीं बोल सकता, पर तो हाँ इतना है कि इंटरव्यू कॉल जो भी है उतना तो मतलब कुछ तो प्रोग्रेस होती। मतलब सोचो कि मेरे सारे मेहनत पे सारी पाना फेर हुई है। तो मैं फिर भी बार बार बता रहा हूँ, ये छोटा सा इनिशिएटिव है, मैं अपनी तरफ से शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि देखो मुझे भी अपनी गलती सुधारनी है। दूसरी मैं चाहता हूँ कि मैंने जो झेला है, मतलब हकीकत बात यही है, आज मैं फेस कर रहा हूँ लाइफ में, तो सीसीटी है उसके कारण। शायद मैं 2020 में मैथ्स लिखता तो चीज़ें और कुछ अच्छी होती। अब इतना सोचो कि अगर मैं 2020 में अगर मैं मैथ्स लिख लेता, उस टाइम मेरा कट ऑफ से लगभग 13 नंबर ज़्यादा थे मेरे जीएस में। तो सोचो कि मैं 2020 में अगर मैथ्स लिखते, चलो मुझे इतना पता था कि उस टाइम मेरा मैथ ऑप्शनल था, तो अब ऐसे बोल नहीं सकते जो भी है, पर मैं ये मान ही चल रहा हूँ चलो मेरे उस टाइम मेंस नहीं निकलता, पर एटलीस्ट मैं 2021 में या 22 में, ये 22 में फिर मेरे को मेंस लिखने का मौका मिल रहा था। सीसेट मान लो उस टाइम में अगर धोखा नहीं देता, जो भी मान लो मैंने काम किया होता, सोचो इस अटेम्प्ट में मैं फाइनल सिलेक्शन ले चुका होता ना। तो मेरा कहने का मतलब देखो छोटी छोटी गलतियाँ हैं आपको, जैसे मेरे ऐसे में मेरे ठीक ठाक स्कोर जाते थे, मैं जीएस में मेरा टेस्ट सीरीज में बहुत अच्छा स्कोर रहा है, मैं टॉप 10 में रहा हूँ, टॉप यहाँ तक टॉप 5 में भी रहा हूँ बहुत बार, और ऐसे में मेरा टॉप 5 में रहा है। तो मेरा कहने का मतलब कि सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी जब बहुत सारी चीज़ें, ये छोटी सी चीज़ ओनली सीसेट ने सोचो कि मुझे कहाँ पे मैं जीरो लेवल पे हुआ। तो मेरा कहने का मतलब है देखो ये बहुत बड़ी डिजास्टर है, और ये ऐसा डिजास्टर है कि जो मैं झेल रहा हूँ बार बार, ठीक है। तो मेरा मानना है कि देखो मैं चाहता हूँ कि सब लोग टारगेट करें 120 प्लस नंबर का सीसेट में, ठीक है। मैं फिर बार बता रहा हूँ, आप लोग ये सोचते हो कि अरे 67 कट ऑफ है, अगर आप ये सोच रहे हो और इस अकॉर्डिंग तैयारी करो, मैं बता रहा हूँ सीसेट नहीं कर पाओगे। जब आप 120 सोचोगे तब जाके 80-90 नंबर आएंगे, ये चीज याद रख लेना, तब जाके पास होगे। अब बात आती है कि अपन इसके लिए क्या काम करें। अब मुझे भी करना है, आप लोगों को भी करना है, ठीक है। तो देखो मैं जो मेरे को एनालिसिस रही है, पिछले 6 अटेम्प्ट मेरे हो चुके हैं, तो मैंने जो देखा है, वो जो अनुभव किया, एक्सपीरियंस किया है, एक चीज़ याद रखो, उनके पीवाईक्यू जो होते हैं, मैं हकीकत बता रहा हूँ ना, आज चाहे टॉपर कुछ भी बोल दे, एक्स वाई जेड जो भी है, पर मेरा खुद का एक इंडिविजुअली मैं बता रहा हूँ, पीवाईक्यू को भी अगर आप अच्छे से करते हो, यहाँ तक पहले 2011 से लेकर 2023 तक, जिनका मान लो कि मैथ रीजनिंग अच्छा है, ठीक है, कंपैरिजन वाले जिसने मेरे वीडियो देखे हैं, मैं करवाऊंगा ये क्लासेस। मैथ रीजनिंग अगर आप 2011 से लेकर 2023 तक के पेपर के मैथ रीजनिंग बना लोगे, मैं पक्का बता रहा हूँ हो जाओगे। पर एक एक क्वेश्चन आना चाहिए, और उस क्वेश्चन के पीछे क्या दिमाग लगा रहा है यूपीएससी, वो क्या प्राइम नंबर में फंसा रहा है, क्या है सारी चीज़ें, वो चीज़ें आपको आनी चाहिए, ठीक। फिर उसके बाद में अगर मतलब देखो फिर बता रहा हूँ श्योरिटी की तरफ, ये काम तो मैं भी करता था, पर इसमें यह हो रहा है कि मैं कुछ कुछ क्वेश्चनों से अटक रहा हूँ, ठीक है। अब जो भी एक्स वाई जेड है, ठीक है, अब बात है कि इससे थोड़ा बहुत कुछ चीज़ें और करनी पड़ेगी। तो एक बुक में कंप्लीट करवाऊंगा आपको, जो मेरा उसमें एनालाइज ये है, अगर आप उस बुक को कंप्लीट करोगे मेरे साथ, तो इतना मैं गारंटी दे रहा हूँ कि सीसेट नहीं अटकेगा। एक वो काम जो बुक में कंप्लीट करवाऊंगा, सारे सारे क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा, मैं खुद सोल्व करूंगा वो सारे क्वेश्चन, ठीक है। दूसरी चीज, सी डी एस, एन डी ए, सी एफ ई एफ, ठीक है, जितने भी यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करवाती है, उनके क्वेश्चन रीजनिंग मैथ के अगर वो सोल्व कर लोगे तो 120 प्लस नंबर भी आ जाएंगे सी सेट में। 120 क्या, बहुत ज़्यादा आ जाएंगे, पर इतना मेरा गारंटी है 120 प्लस लाने के नंबर की उतना हो जाएगा। पर साथ में देखो ये करने से तो नहीं निकल रहा, मेरा भी नहीं निकल रहा, मतलब हाँ इसमें थोड़ा और अच्छे से किया जाए तो निकल सकता है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं। देखो मैं एकदम जस्ट बॉर्डर पे हूँ, ऐसा नहीं कि मेरा बिल्कुल ही खराब नंबर आ रहा है, ठीक है। परंतु मैं बता रहा हूँ कि ये बुक कर लेंगे, और साथ में सी डी एस, एन डी ए, सी एफ एफ मेरे साथ कर लोगे आप लोग, तो इतना मैं गारंटी दे रहा हूँ सी सेट को, आपके सी सेट में 120 प्लस नंबर आएंगे आपके, इतना मैं गारंटी दे रहा हूँ, और मैं करवाऊंगा। अब की बार मेरे बच्चों के जो है, मैंने कंप्रेंशन की क्लास ली थी ओनली,
तो लगभग लगभग कंप्रेशन 27 में से लोगों के 24-25 इतने सही हो रहे हैं। तो ये बहुत, ओनली जस्ट मेरी 10 या 12 क्लास है मेरी, 2011 से लेके 2012 क्लास है। तो जो जस्ट मेरी 12 क्लास से अगर ये परफॉर्म, अगर अपन रीजनिंग मैथ में मेरे साथ आप पढ़ोगे लोग, तो आप सोचोगे आपको कैसे, इतना मैं गारंटी बता रहा हूँ सीसेट आपका बाधा नहीं बनेंगे। और इतना मैं भी प्रॉमिस कर रहा हूँ आपकी बार कि मैं भी आपके साथ मेहनत करूंगा और मैं नंबर लाऊंगा। ये चीज़ याद रखना। बस आप लोगों को इसके साथ जो मैं काम करवाता हूँ, मैं टेस्ट लेते रहूँगा आपका बीच बीच में, सैटरडे संडे जो मैं टेस्ट लेते रहता हूँ, वो चीज़ अगर आप अच्छे से करते हो, ठीक है, तो सीसेट कभी आपका बाधा नहीं बनेगी। और जैसा मैंने जो झेला, एटलीस्ट आप लोग वैसा नहीं करोगे। मतलब देखो, जीएस हो चाहे सीसेट हो, पीटी आपके लिए बाधा नहीं बनेगी अगर मेरे साथ आप तैयारी करते हो, चाहे पीटी हो या मेंस हो। इतना तो मैं गारंटी बता रहा हूँ कि कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। तो आज इसकी पहली क्लास है, फिर भी मैं बता रहा हूँ कि इसका मैंने मोटो बता दिया क्या है। इस मोटो जो सीसेट की क्लास को लेके चलने वाले हैं, तो सबसे पहले सुन लो ध्यान से। सीसेट में देखो, फिर भी मैं बता रहा हूँ, ये जो मैंने कोर्स लॉन्च किया था 500 रुपये में, उसमें ये नहीं था शामिल। और मैं देखो, मैं फिर मैं बता रहा हूँ, देखो इस सीसेट ने मेरी लाइफ को डिस्ट्रॉय किया, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों की ना हो। इसलिए मैं, देखो पहले प्लान ये था कि यूपीएससी जितने एग्जाम क्वेश्चन आए हैं वो करवाऊंगा मैं सॉल्व, सीडीएस, एनडीए, सीएपीएफ जितने भी एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट करा तो उनके क्वेश्चन करवाऊंगा मैं। अपना यही था, इसी बेस पे कोर्स मैंने लॉन्च किया था। परंतु मुझे पता कि थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पुश अप और करने की ज़रूरत है, और थोड़ा सिस्टमेटिक मैनर से करने की ज़रूरत है। तो मैं क्या करा रहा हूँ कि साथ में पहले इस बुक को कंप्लीट कराऊंगा आपको। इसके क्वेश्चन है जितने, और इसमें थोड़ा सिस्टमेटिक मैनर से चैप्टर वाइज करेंगे अपन चीज़ों को, ठीक है। अब मैं ये भी बता दूंगा कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कैसे क्वेश्चनों को डील करना, क्या सारी चीज़ें। इतना गारंटी बता रहा हूँ। देखो 2022 तक इस बुक में इंक्लूड है, ठीक है, यूपीएससी क्वेश्चन सब इंक्लूड है। 2023 का पेपर फिर आप इस बुक को कंप्लीट करने, फिर आप देना, फिर आप बताना मुझे, तो वो चीज़ें आपको क्लियर होती हुई दिखी, चाहे कितना भी टफ पेपर बनाया यूपीएससी ने, फिर मैं बता रहा हूँ। परंतु इस बुक को अपन कंप्लीट कर लेंगे ना, फिर सीडीएस, एनडीए, सीएपीएफ सारी चीज़ें यूपीएससी वाले जो क्वेश्चन है सारे करेंगे। इतना मुझे पूर्ण रूप से भरोसा है कि आपका सीसेट बाधा नहीं बनेगा। फिर अपना जो कंप्रेंशन वाला लॉजिक है ही अपने पास, तो वो कोई घबराने वाली बात नहीं, ठीक है। तो आज से मैं शुरू कर रहा हूँ। तो पहले मैं बता रहा हूँ इसके क्लास का क्या फॉर्मेट रहेगा। मैं पहले बच्चों का जो भी है मेरे क्लास में इनरोल है, जो सीसेट के कोर्स में इनरोल है, तो उनको मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले मैं टेस्ट करवाता हूँ कंडक्ट, एट द रैंडमली टेस्ट रहेंगे मेरे, सैटरडे संडे में टेस्ट कंडक्ट करवाता हूँ। फिर मैं क्या करूँगा कि जैसे वो टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा, वो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा टेस्ट के थ्रू, ठीक। जो भी बच्चों ने एफर्ट डालोगे, जो भी आप पढ़ के आओ, जो भी सब सारी चीज़ें मैं, क्योंकि मैं स्टार्ट वीक में स्टार्टिंग में टॉपिक दे देता हूँ। तो उसके बाद में क्या होगा कि उस टॉपिक से रिलेटेड जो कुछ फॉर्मूलाइज रहेंगे वो मैं बताऊंगा क्लास में, ठीक है। फिर जितना भी वो मैंने टेस्ट कंडक्ट करवाए हैं उनके सारों को मैं सॉल्यूशन दूंगा, ठीक है। तो ये ट्रेंड रहेगा अपने शिक्षक का। जब ये पूरी बुक कंप्लीट हो जाएंगी, कंप्रेंशन सब अच्छे तरीके से करके, फिर अपन आखिरी मान के चलो दिसंबर के बाद में वो पीवाईक्यू पे आ जाएंगे अपन। और उसी टाइम फिर पीवाईक्यू का जो रोल है उस टाइम काम करेगा अपना सारी चीज़ें। तो सबसे पहले इस बुक को कंप्लीट करेंगे सीसेट में, फिर बता रहा हूँ। फिर उसके बाद में अपन आएंगे अपन एकदम पीवाईक्यू पे, फिर सीडीएस, एनडीसी पे जितने भी सारे क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन आपको सोल्व कर, फिर मैं डायरेक्ट पेपर उठाऊंगा वहाँ पे, क्योंकि सब चीज़ें देखो, इससे क्या सारी चीज़ें आपकी तैयार हो जाएंगी, फॉर्मूला सब एक, जो भी मैं नोट्स बनाते जाऊँगा इसका नोट बनाते जाना आप लोग। फिर उसके बाद में क्या करेंगे, ओनली जस्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे, तो वो मैं टेस्ट भी कंडक्ट कराते रहूँगा बीच बीच में, और फिर मैं सारे क्वेश्चन सोल्व करते रहेंगे, ठीक है। तो ये सारा क्लास अपना प्रोग्राम शेड्यूल रहने वाला। आज अपन नंबर सिस्टम से शुरू कर रहे हैं। फिर मैं बता रहा हूँ, नंबर सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट है, कम से कम 8 या 9 क्वेश्चन आ जाता है इससे। तो ये चीज़ याद रखो कि ये 9 क्वेश्चन आने का मतलब है कि जैसे मान लो कि अब क्या, जो मेरे स्टूडेंट होंगे मान लो 24-25 उधर सही हो रहे थे, अगर नंबर सिस्टम अच्छे से हो जाता तो पास ऐसे हो जाते, क्योंकि 27 क्वेश्चन तो चाहिए। तो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इस चैप्टर को मैं फिर बता रहा हूँ बहुत अच्छे से करवाऊंगा। अब जितने लगभग 70-75 क्वेश्चन इधर है, फिर यूपीएससी में जितने क्वेश्चन आए वो सब सारे करेंगे। उससे पहले फॉर्मूला बेसिस पे जो सारी चीज़ें वो अपन देखेंगे। ये मैंने जो नोट्स बनाए थे तैयारी के दौरान, तो ये बहुत हेल्पफुल रहेंगे वो चीज़ों को इसमें देखो मैं समझाऊंगा। बात ये नहीं कि लिखे नोट्स तो मैं तो ऐसे प्रोवाइड कर देता हूँ, और मैं एक एक चीज़ को समझाऊंगा कैसे अप्लाई होगी वहाँ पे। फिर मैं एक ही जब क्वेश्चन करूंगा तुम्हारे सामने, तो वो चीज़ अप्लाई फिर एट द रियल टाइम कैसे करना है, कैसे वो पेपर की जो डिफिकल्टी होती है कि उसको एब्जॉर्व करना, कौन से क्वेश्चन करना है, कौन से नहीं करना है, किस लेवल पे, तो वो सारी चीज़ें अपन देखेंगे।
अब देखो नंबर सिस्टम है, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लगभग लगभग ये मान के चलो मिनिमम से मिनिमम 5 to 10 क्वेश्चन इसमें आते हैं, ठीक है, मैक्सिमम। नंबर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर बता रहा हूँ, और हर एग्जाम के लिए। बाकी यूपीएससी नहीं, कल आप कोई सा भी एग्जाम दो, वनडे एग्जाम देते हो या बीपी मान लो कोई भी हो, पीसीएस हो, कोई भी हो, तो वहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, फिर मैं बार बार बता रहा हूँ। तो जरूरी है अच्छे तरीके से करना अपने को, ठीक है, ध्यान से देखो। तो सबसे पहले आता है नेचुरल नंबर क्या होता है, ठीक है। अब देखो ये बच्चों ये कहानी है, बस यही है कि इन्हीं के साथ यूपीएससी खेलता है बस। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, इंटीजर्स क्या होते हैं, ठीक है, प्राइम नंबर क्या है, प्राइम नंबर क्या नहीं है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कल क्वेश्चन फॉर्मेट होगी, क्वेश्चन फॉर्मेट वहीं पे फिर अगर ये छोटी छोटी चीज़ें क्लियर नहीं होगी आपकी, तो यही फिर चीज़ें परेशान करती है अपने को, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, ठीक। अब ध्यान से देखो, नेचुरल नंबर सीधी सी बात है जो एक से शुरू होता हो, ठीक है। अब मैं कुछ लिंकेज करते हुए बताऊँ, वो चीज़ ध्यान से समझना। 1 2 3 4 और यहाँ तक इन्फिनिटी रहता है, एक चीज़ याद रखना, ना तो इसमें जीरो आएगा, ठीक है, और नो नेगेटिव कोई नंबर आएंगे, ठीक, बस ये चीज़ याद रखना। अब एक ही चीज़ समझ आ ध्यान से, बस नेचुरल नंबर में 1 से शुरू होगा, स्वाभाविक सी बात है, और पॉजिटिव नंबर रहेंगे, इसमें जीरो नहीं आएगा ना नेगेटिव आएगा। जो होल नंबर होते हैं, ठीक है, होल नंबर में याद रखना कि जो नेचुरल नंबर में, जब नेचुरल नंबर में जीरो जुड़ जाता है, तो जीरो ऐड हो जाता है, तो वो होल नंबर कहलाता है। याद रखोगे, कोई भूलोगे नहीं। अब नेचुरल नंबर में जीरो जब जुड़ जाता है, तो वो सारा होल नंबर होते हैं अपने, ठीक। अब बात आती है इवन नंबर। इवन नंबर याद रखना जो 2 से डिविजिबल है, ठीक है, वो जो सारी संख्याएं, जो ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, जैसे लाइक 2 4 6 8 10 12 ऐसे करके, ठीक है, वो नेचुरल नंबर ये है, ठीक है। जो 2 से डिवाइडेड हो जाए, 2 से ये डिवाइडेड नहीं होगा, ये होगा तो ये होगा, ये होगा, ये होगा, 6 होगा, 8 होगा, इस तरीके से, ठीक है। तो ये भी समझ में आ गया अपने को इवन नंबर क्या है। अब देखो ऑड नंबर क्या है, जस्ट इसका पॉजिटिव, सब ऐसी बात है जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होते, जो नेचुरल नंबर जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होते, ठीक है, या मान लो कि 2 से विभाजित करने के बाद में एक सेक्सुअल बचता है, तो वो सब सारे क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे अपने ऑड नंबर, जैसे 1 3 5 7 9। तो बस सिंपल सी बात है, तो ये चीज़ें समझ में आ गई अपने, ठीक है। देखो ये सबको ऐसे पता है, मतलब कोई बड़ी बात है कि देखो क्वेश्चन नंबर सिस्टम से ही आते हैं, पर फिर भी अपन नहीं बना पाते हैं, तो ये चीज़ों में कहीं ना कहीं क्लियरिटी नहीं रहती है अपने को, इस कारण से सारी चीज़ें दिक्कत आती है, ठीक। अब बात आती है इंटीजर्स। अब देखो ध्यान से समझना एक ही चीज़, नेचुरल नंबर 1 2 3 4, होल नंबर जीरो ऐड हो जाता है उसमें, 0 1 2 3, ठीक है। आपको इवन नंबर में क्या होता है, 2 से पूर्णतः डिविजिबल हो, ऑड नंबर में जो 2 से पूर्णतः 2 से विभाजित करने पर 1 रिमाइंडर बचता हो, तो वो सारी चीज़ होती है, ठीक। अब बात आती है इंटीजर्स। इंटीजर्स याद रखना, जब देखो इसमें क्या होगा, एक तो देखो ध्यान से समझना, एक में जो तरीका होता है होल नंबर रहेगा, ठीक है, साथ में जितने भी नेचुरल नंबर है वो सारे नेगेटिव रूप में नेचुरल, तो ये इन दोनों का जो जोड़ होता है वो होता है अपना इंटीजर्स, ठीक है। देखो -4 5 3 0 1 2 3 4, तो इंटीजर है, ठीक है। याद रखना कि ये डायरेक्ट बहुत छोटे छोटे एग्जामों में डायरेक्ट पूछ भी लिया जाता है। जीरो नंबर एक चीज याद रखना, तो पॉजिटिव नंबर है ना नेगेटिव नंबर है, वो न्यूट्रल है, वो न्यूट्रल है। जैसे होता है ना कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन क्या होता है, वो उदासीन होता है, उसमें कोई चार्ज नहीं होता है। तो वैसे जब जीरो ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, ठीक है, तो ये दोनों ही नहीं है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें देखो बहुत सारे एग्जामों में डायरेक्ट पूछ भी लिया जाता है, और यूपीएससी भी यही छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट होते हैं उनसे ही क्वेश्चन बनाती है, फिर मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें फिर बता रहा हूँ अपन डायरेक्ट टू द पॉइंट पढ़ेंगे, फालतू में कुछ भी नहीं, जो भी है ये बुक्स मैं करवाऊँ रहा हूँ कंप्लीट, तो इसमें टू द पॉइंट अपन बुक्स के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, ठीक है। अब मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी जहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनाता है, प्राइम नंबर से हमेशा यूपीएससी क्वेश्चन बनाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज याद रखना, प्राइम नंबर आपको पता होना चाहिए, 1 से लेके 100 तक में कितने प्राइम नंबर आते हैं वो आपको सब पता होनी चाहिए, ये चीज याद रख लेना। फिर मैं बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, एक आध दो क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, कभी तीन क्वेश्चन भी यहाँ तक फंसते हैं। तो प्राइम नंबर फिर बता रहा हूँ, अब यूपीएससी के लिए मैं देखो मैं
अब ये चीज़ें सब तो पढ़ेंगे, पर इसमें कौन सी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है और वो मैं चीज़ें तुम्हें स्टार्टिंग में बताते जा रहा हूँ, ठीक। अब देखो प्राइम नंबर कौन सी होता है, एक से बड़ी ऐसी प्राकृतिक संख्या है जो समय और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। मतलब सीधी सी बात है, जो जिसमें खुद का भाग चला जाए, खुद से डिविजेबल हो और एक से डिविजेबल हो, इसके अलावा और किसी से डिविजेबल ना हो, इसी याद रखना, वही प्राइम नंबर है। फिर मैं बार बार बता रहा हूँ कि यही चीज याद रखना, प्राइम नंबर 100 तक तुम्हें पता होने चाहिए, 100 तक। अब फिर बता रहा हूँ, अब ये आगे का काम तुम लोगों को करना। अब मैं ये चीज हर चीज करके नहीं दूंगा आपको, ताकि देखो मैथ में जब तक आप खुद का दिमाग नहीं इन्वॉल्व करोगे ना, तब तक कभी जिंदगी में मैथ नहीं सीख सकते। अब मैं क्लियर बता रहा हूँ, मैं मैथ का खुद मैं टॉपर रहा, 10th में मेरे अच्छे नंबर है, 12th में ठीक ठाक रहे, फिर मैंने जब बीटेक किया, ग्रेजुएशन किया, मतलब तो उस टाइम मेरे 10 CGPA रहा। अब सोचो कि आज ये स्थिति है मेरी कि मैं सीसेट क्वालिफाई नहीं कर पा रहा, उसका रीजन होता है प्रैक्टिस। आप खुद को अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करोगे तब तक कुछ भी नहीं होगा। सोचो मैं इतना इंटेलिजेंट होते हुए सब कुछ सारी चीज़ें है, और मैं ही नहीं, बहुत IITN होल्डर जो है वो फेल हो रहे हैं सीसेट में। रीजन ये नहीं उनको आता नहीं है, रीजन वो बैठ के टाइम नहीं देते हैं, इन्वॉल्व नहीं करते अपने आप को। अगर आप ये चीज़ों से दूर भाग रहे हो, अब जैसे मान लो मैंने यहाँ तक कर दिया, अगर आगे आप नहीं करोगे, फिर बता रहा हूँ नहीं, सीसेट नहीं होगा। अब ये जो मैंने चीज़ें छोड़ दिया, अब ये आगे खुद से करो, 100 तक पता होना चाहिए। मैं फिर बार बता रहा हूँ, यूपीएससी यूज करता है 100 तक नंबरों को, तो ये छोटी छोटी चीज़ें। अब देखो ये 100 तक कर लोगे तो पेपर इजी लगेगा, नहीं करोगे तो वही इजी पेपर टफ लगने लग जाता है। यही सीसेट है, वो यूपीएससी यही कर रहा है, तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। तो प्राइम नंबर कौन होता है, जो अपने आप से खुद से डिविजेबल हो और एक से डिविजेबल हो, इसके अलावा किसी से डिविजेबल नहीं होता, वही प्राइम नंबर होता है। कौन कौन से होंगे, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23। अब एक क्वेश्चन जो बनता है, ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे एग्जामों में तो डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। अब देखो ये जो मेरा एक्सपीरियंस है, यही चीजें हैं जो मैं तुम्हें बताऊंगा। देखो 2 नंबर ऐसा, एक इवन नंबर, एक ऐसा ही यही है जो इवन नंबर है, ठीक है, और जो प्राइम नंबर है। नहीं तो इसके अलावा जितने भी होंगे वो सारे ओड नंबर होंगे, इसे याद रखना। सबसे छोटा ये प्राइम नंबर है और एकमात्र इवन नंबर है, ठीक है। अब बात आती है कंपोजिटिव नंबर, ठीक है। कंपोजिटिव नंबर वो होते हैं जिनके 2 से अधिक भाजक हो, ठीक है। मतलब देखो स्वाभाविक सी बात है, जो एक से, ये देखो 1 से 4 है, 1 से भी डिविजिबल हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, 4 खुद से भी हो जाएगा। तो जिनके 2 से अधिक भाजक है, जिसका मतलब जो डिविजिबल है, मतलब 1 से भी और खुद से भी, उसके अलावा और किसी से भी। तो देखो 6, देखो 1 से भी है, 6 से भी हो, 2 से भी है, 3 से भी है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कंपोजिटिव नंबर क्या होते हैं। अब मैं फिर बता रहा हूँ, यूपीएससी इन्हीं के साथ खेलता है, ये कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, ये क्या सारी चीजें, एक चीज याद रखना। अब ध्यान से देखो, एक ना तो अभाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है, मतलब एक ना तो कोई कंपोजिटिव नंबर है ना एक प्राइम नंबर है। अब ये चीज याद रखना। अब ये छोटे छोटे एग्जामों में यही चीजें पूछ ली जाती है, फिर मैं बार बता रहा हूँ, यही छोटी छोटी चीजें पूछ ली जाती है डायरेक्ट एग्जामों में। तो ये छोटी छोटी जो चीजें हैं वो अपने को सीखनी है, फिर मैं बार बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। अब देखो आगे आओ, अब जो अगली चीज है रेशनल नंबर्स। अब फिर मैं बता रहा हूँ रेशनल नंबर, फिर मैं बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यूपीएससी हो चाहे कोई भी एग्जाम हो, उसमें पूछ ली जाती है, ठीक है। अब मैं बताऊँ, यूपीएससी ने बहुत सारे क्वेश्चन बनाए, इसीलिए बताऊँ नंबर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब वो मैं फिर बता रहा हूँ कि इन्हीं चीजों के साथ खेल रहा है, हर चीज पेपर को डिफिकल्ट बना रहा है वो। ठीक है, तो देखो रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, जो पीवाईक्यू के रूप में लिखे जाते हैं। पीवाईक्यू मतलब, अब देखो ध्यान से देखना, पी और क्यू दोनों क्या पूर्णांक, मतलब होल नंबर है। होल नंबर याद रखना, तो वहां पे जो है पी और क्यू, और याद रखना क्यू जीरो नहीं होगा, क्यू जीरो हुआ तो इनफाइनिटी हो जाएगा, ठीक है। जैसे 2/3 हो गया, 11/17 हो गया, ये हो सकता है। तो ये रेशनल नंबर सर, ठीक है। अब देखो मैं फिर बता रहा हूँ ये रेशनल नंबर क्या होता है। यूपीएससी ने बहुत बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, बहुत इजी इजी। अब मैं फिर बता देता, अब अपने को मान लो कि ये रेशनल नंबर ही नहीं पता होता क्या होता, तो फिर अपन कुछ नहीं कर सकते। मेरा कहने का मतलब है कि ये चीजें छोटी छोटी चीजें, पर ये जो मैं चीजें बता रहा हूँ छोटी छोटी चीजें, यही अपनी क्वेश्चन सोल्व करवाएंगे। अपन देखेंगे अभी जब आगे, जब तीसरी चौथी क्लास से जब अपन क्वेश्चन सोल्व करना, तो शायद हो सकता है 1-2 क्लास इसी में लगेगी, तो तीसरी चौथी क्लास से अपन क्वेश्चन सोल्व करना सीखेंगे, फिर देखना उसमें
इतना फर्क पड़ता है, ठीक है। तो देखो रेशनल नंबर से, देखो रेशनल नंबर से, ठीक है, तो पी वाई क्यू के रूप में लिखे जाते हैं, ठीक है, दोनों पूर्णांक है, क्यू जहाँ 0 है, ठीक है, जिसको 2/3 है, 11/17, ठीक। अब देखो सभी प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या होती है, जैसे 5 को 5/1 भी लिखा जा सकता है पी वाई के रूप में परिमेय संख्या। अब याद रखना जितने भी नेचुरल नंबर है वो रेशनल नंबर है। अब ये नोट्स, ये नोट इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, ये चीज़ याद रखना। तो फिर मैं बार बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें समझने का प्रयास करना, ठीक है। अब बात आती है इरेशनल नंबर। अब जो सवाल जो रेशनल नंबर नहीं है वो इरेशनल नंबर है, ठीक है। अब मान लो मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि कुछ नेचुरल नंबर इरेशनल होते हैं, सही या गलत? अरे मैंने अभी थोड़ी देर पहले तो ये बताया था, सारे के सारे जो नेचुरल नंबर होते हैं तो रेशनल नंबर होते हैं, तो सभी से रेशनल नंबर होते हैं, कोई भी इरेशनल नंबर नहीं होगा, ठीक। अब भाई अब ये देखते हैं कि इरेशनल नंबर क्या होते हैं। देखो इरेशनल नंबर जो होते हैं, जो संख्या पी वाई क्यू के रूप में न लिखी जा सके, जैसे मतलब √2, √3, √17, √11/13 इत्यादि। समझ में आया? तो जिसको पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सके, बस एक चीज याद रखना, और जहाँ पे पी और क्यू होल नंबर होने चाहिए, बस ये चीज याद रखना, ठीक है। अब देखो नोट क्या है, परिमेय तथा अपरिमेय संख्या को सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्या कहता है, ठीक है। अब देखो याद रखना रियल नंबर में, ठीक है, अरे एक होती है इमेजिनरी काल्पनिक संख्या, ठीक है। रियल नंबर में क्या होता है, जब इसमें रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को दोनों को जोड़ दिया जाता है तो सब अच्छी बात है, क्या होता है वो एक परिमेय संख्या, मतलब वो क्या होता है रियल नंबर होता है, जैसे 2 + √3, ठीक है, तो ये रियल नंबर है। इमेजिनरी नंबर क्या होता है, देखो इतना ज़्यादा यूपीएससी पूछता नहीं है तो मैं बता देता हूँ, 2 + I √3, तो ये इमेजिनरी नंबर है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, इमेजिनरी नंबर क्या होता है, सारी चीज़ें वो पता होनी चाहिए, ठीक है। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ें जो मुझे लगा आता यूपीएससी, देखो मेरा बहुत एनालाइज रहा तो मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये चीज़ें होगी, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। अगला जो चीज़ें है को प्राइम नंबर, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अब देखो ये जो 4-5 चीज़ें यहीं से क्वेश्चन, ये मान लो कि अपने 10 चीज़ें सीखे ना, तो लगभग हर साल आपको पेपर में 2 या 3 क्वेश्चन यहीं से मिल जाएंगे। अगर ये चीजें आपकी क्लियर है तो 2-3 क्वेश्चन तो आप आराम से सोल्व कर लोगे यूपीएससी सेट के। आज मैं तुम्हारे 3 क्वेश्चन सोल्व करवा दिए, ये मान के चलो, और मैं दिखाऊंगा 2011 से लेकर 2022 तक सारे कंप्लीट पेपर जब करवाऊंगा तुम लोगों को, फिर देखना तुम, ठीक है। अब देखो को प्राइम नंबर क्या होते हैं, ठीक है। को प्राइम नंबर ऐसी दो संख्याएं जिनका महत्तम समात्मक मतलब ऐसा होता है वो एक हो, जैसे मान लो 4 और 7 में क्या कॉमन फैक्टर है, एक, इसके अलावा 3 और 7 में 1 है, 27 और 11 में 1 है, परंतु जैसे 2 और 6 में क्या हो गया, यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो ये सवाइसी वाले को प्राइम नंबर नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, ठीक है। अब देखो तो यही चीज याद रखना, तो कुछ कुछ चीजें मैं बता देता हूँ, जैसे आज की क्लास में इंपॉर्टेंट ये को प्राइम नंबर क्या होते हैं, ठीक है, रेशनल नंबर, ठीक है, ठीक, ये पता, रेशनल नंबर पता तो ये ऑटोमेटिक पता हो जाएगा, कंपोजिटिव नंबर पता होनी चाहिए, तो प्राइम नंबर तो सबसे इम्पोर्टेंट है, और ये चीज़ें तो बेसिक है। तो ये देखो 4 जो चीज़ें यहीं से क्वेश्चन बनता है, फिर मैं बार बार बता रहा हूँ, क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, यहीं से बनता है, ठीक है। अब देखो मैं थोड़ा बहुत ये और करवा देता हूँ आपको, फिर सेकंड क्लास में अपन ये डिविजिबिलिटी, ये सबसे इम्पोर्टेंट, यहाँ से जो बनेंगे कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन, और हर साल बनते हैं, यहाँ से हर साल क्वेश्चन बनते हैं। तो ये सारी चीज़ें होगी जो अपन नेक्स्ट क्लासों में सीखेंगे, ठीक है। तो लगभग इसे 2-3 क्लास में लूँगा इसमें, आज यहीं की बस यहाँ तक अपन एंड करेंगे इसको, ठीक है। फिर यहाँ से लेक्चर नंबर 2 अपन शुरू करेंगे, ठीक है। तो अब देखो कुछ फॉर्मूलाज जो होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, ठीक है, इसकी हेल्प से जो अदर किसी मान लो कि नंबर सिस्टम के अलावा जो आगे और जो चैप्टर आएंगे उनके जो क्वेश्चन सोल्व होंगे वो यहाँ से सोल्व होंगे। फिर बता रहा हूँ नंबर सिस्टम में भी अप्लाई होगी चीज़ें, ठीक है। अब मान लो कि स्टार्टिंग के जो अब देखो प्राकृतिक संख्या, अब नेचुरल नंबर तुम्हें पता हो ही गया होगा, जो 1 से शुरू होती है, अगर उनका योगफल ज्ञात करना है तो n+1/2। अब देखो ध्यान से समझना, 1 2 3 4 5, ये 5 है, मतलब n मतलब 5 प्राकृतिक संख्या को योगफल। अब देखो यहाँ पे रखो 5 5 + 1/2, 5 × 6/2 2/3, 5 या 15 नाम,
15 आ गया। अब इनको जोड़ लो एक बार कि अपना ये फॉर्मूला सही अप्लाई हो रहा है। 2 1 3 3 3 6 10 15, तो मतलब ये अपना फॉर्मूला एकदम लागू हो रहा है। तो ये अपने इस फॉर्मूले को याद कर लेना अपने को, ठीक है। इसे फिर मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है। अब आगे आते हैं, अब नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ अपन बढ़ते हैं। तो मैं यहीं साथ ही साथ अप्लाई करना भी सिखा रहा हूँ कि मतलब ये फॉर्मूला क्या है, कैसा चीज़ है। प्रथम n प्राकृत संख्या को वर्गों का योगफल, वर्गों का योगफल मतलब 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब मैं लेता हूँ 3 का ही, अब यहाँ पे रखो, इसका क्या फॉर्मूला, n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। अब देखो 3 तक ले आओ, 3 3 प्लस 1 4, 3 दूना 6 6 1 7 बटा 6, ठीक है, 6 1 7, ठीक है। हाँ, अब देखो दशमलव में कैसे जा रहा है, कुछ ना कुछ फॉर्मूले में गलती है क्या, चलो ठीक है एक बार देखते हैं। नहीं, 3 दूना गया 2 तथा 14, 14 नंबर आ गया, 14 आएगा। अब इनका देखो, इनके स्क्वायर का जो है, अब इनको ऐड करके देखो, ठीक है, ध्यान से देखना। 14 आया ना उधर, 1 का 1 हो जाएगा, 2 का 4 हो जाएगा, 3 का 9 हो गया, 9 4 13 13 14, तो ये मतलब ये फॉर्मूला भी सही हो गया। 2 फॉर्मूला अपने वेरीफाई कर ले, तो इनका मतलब अब याद होनी चाहिए आपको। तो वर्गों का योगफल, ये फॉर्मूला ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये जो दोनों इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, यहाँ से हमेशा आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन मिल जाएंगे, और आपके पास यूपीएससी में भी आया था। और फिर मैं बार बार बता रहा हूँ, देखो यही है यूपीएससी, देखो डिफिकल्ट क्वेश्चनों को बना रही है, पर वो किस तरीके से खेल रही है, ये चीज़ आपको अगर ये बेसिक चीज़ें पता रहेगी तो आपको ये आइडिया लग जाएगा यूपीएससी किस तरीके से खेल रहा है साथ में, ठीक है। अब देखो, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल, अब घनों का योगफल फिर अपन 3 ले लेते हैं, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, ठीक है। तो 1 का क्यूब 1 हो गया, 2 का क्यूब 8 हो गया, 3 का क्यूब 27 हो गया, 27 28 36। अब देखिए इस फॉर्मूले 36 आप आते हैं क्या, 3 3 1 4 2, ये कट गया 2 3 6, ठीक है। तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, और 36 ही अपना यहाँ आ रहा है। तो ये फॉर्मूला भी अपना अप्लाई हो गया, ठीक है। तो अपन ने सीख लिया n प्रकार संख्या, मतलब नेचुरल नंबर का योग भी सीख लिया, उनकी स्क्वायर क्यूब का भी अपन ने सीख लिया, ठीक। अब बात आती है सम प्राकृत संख्याओं का योगफल, ठीक है। अब मान लो, जैसे मान लो कौन कौन सी ऑड नंबर कौन से हैं, नहीं इवन नंबर 2 4 6, ठीक है। तो 3 प्राकृत संख्या को जोड़ना अपने को, तो 6 10 10 2 12 नंबर आ रहा है। अब देखिए यहाँ देखते हैं, यहाँ देखते हैं तो 3 × 4 12, तो यहाँ भी 12 आ गए 12 आ गए। तो चलो ये फॉर्मूला भी अपना सही हो गया, ठीक है। अब ये देखो, ठीक है, प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का, तो इसका फॉर्मूला n स्क्वायर, ठीक है। अब देखो 1 3 5, तो ये कितना होगा 8, कितना नंबर मैंने यूज किए, ऑड नंबर 3। अब 3 का स्क्वायर, अब देखो 5 3 8 8 1 9, सॉरी 9 आएगा, ठीक है 9, तो 9 आएगा, 3 का स्क्वायर 9, तो यहाँ पे 9 आ गई, यहाँ पे 9 आ गई, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, देखो छोटी छोटी इंपॉर्टेंट है, लगभग मान के चलोगे 1 2 क्वेश्चन आपके पक्के हो गए हैं। असो जब मैं क्वेश्चन कराते जाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो ये आज लगभग लगभग अपना लेक्चर 1 ये हुआ यहाँ तक, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ से लेक्चर 2 करेंगे, ठीक है। और ये लगभग लेक्चर 2 में ये पूरा करेंगे अपन, ठीक है। और हाँ, ये इकाई का मान ज्ञात करने वाला आपकी बार दो क्वेश्चन आए थे यूपीएससी 2023 में, ठीक है। तो देखो मैं फिर बता रहा हूँ, ये मैं करा रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लगभग ये मान के चलो 2 या 3 क्लास में सारी चीज़ें फाइल का कंप्लीट करा दूंगा। फिर इसके बाद धीरे धीरे अपन उधर जो है क्वेश्चनों पे आएंगे। तो क्वेश्चनों पे जब आएंगे तो फिर मैं बता रहा हूँ अच्छे से क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे। मैं टेस्ट तो तुमसे कराते रहूँगा, मैं सॉल्व इधर बताते रहूँगा, तो सारी चीज़ें हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे करते रहेंगे। फिर मैं बार बार बता रहा हूँ कि चीज़ों को अच्छी तरीके से करेंगे, तभी चीज़ें धीरे धीरे सीसेट में, फिर बता रहा हूँ अगर आपको रियलिटी में आईएएस बनना है, मैं फिर बता रहा हूँ, अगर ये बात चाहे आपको अच्छी लगे या बुरी लगे, पर एक टीचर होने के दायित्व के प्रति मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, अगर आप सीरियस हो आईएएस बनने के प्रति के अपना मतलब आईएएस का ड्रीम के लिए आप बहुत सीरियस हो, तो मैं इतना ही बोलूँगा सीसेट को उतना ही सीरियस हो। चाहे आप कितने भी मास्टर विद्वान हो, आपको ऐसा लगता है मैं से पीएचडी किए हो, ठीक है, अब 10th में आपके पूरे नंबर रहे हो, 12th में पूरे नंबर, ग्रेजुएशन पूरे नंबर रहे हो, और फिर आप ये सोचते हो कि मैं बिल्कुल भी सीसेट नहीं पढ़ूंगा और मैं ऐसे सीसेट पास करके बताऊंगा,
तो फिर मैं वो बोलूँगा कितने भी शूरवीर हो, पर मतलब हार निश्चित है। अरे एक चीज़ याद रखना ज़िंदगी में, चाहे आप कितने भी महाबली महायोद्धा क्यों ना हो, अगर आपने अभ्यास नहीं किया तो सब एक सी बात है, चाहे कोई भी हो, 30 मार का भी हो, वो भी एक हाथ छोड़ ही देगा। तो ये चीज़ फिर मैं बार बोला हूँ, छोटी छोटी गलती मत करो। ये जो कोर्स आज से स्टार्ट हुआ है इसको ज्वाइन करो। अभी अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, मेरा मार्च तक कंप्लीट कराने का प्लान है। 8 महीने हैं मेरे पास। मैं मार्च तक सारा कोर्स कंप्लीट करा के सी सेट जितना भी सब सारी चीज़ें कंप्लीट करवा के मैं दे दूंगा। 2 महीने फिर मैं आपको दूंगा, फिर आप अपने तरीके से पढ़ो। मैं देखो, मैं इस कंडीशन में छोड़ दूंगा कि मार्च में भी अगर आपका एग्जाम होता है तो आप पीटी क्वालिफाई कर लोगे। ये चीज़ याद रखना। तो मेरा यहाँ पर्पज़ है। ठीक है, तो फिर ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।